रात के ठीक 12 बजे देवगढ़ गांव की वो हवेली जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे, उसके पीछे एक परछाई हर रात हवेली के अंदर जाती थी। और वो परछाई किसी और की नहीं, घर की नई बहू इशिता की थी। क्या इशिता सच में कुछ छुपा रही थी? क्या वाकई उस हवेली में कोई साया था, या फिर सच कुछ और ही था जो किसी की सोच से परे था? चलिए चलते हैं शुरुआत की तरफ। देवगढ़ एक छोटा सा गांव जहां पुरानी परंपराएं आज भी उतनी ही मजबूती से चलती थीं जितनी 100 साल पहले चलती थीं। इसी गांव में रहता था अर्जुन का परिवार, पिता रामलाल, माँ कमला देवी और अर्जुन खुद, जो शहर में नौकरी करता था। अर्जुन ने शहर में पढ़ाई की, वहीं नौकरी की और वहीं मिली उसे इशिता, पढ़ी लिखी, समझदार और दिल की बहुत साफ। दोनों ने प्यार किया, शादी की और अब इशिता पहली बार देवगढ़ आई थी। गांव की गलियों से जब इशिता निकलती तो हर तरफ से कानाफूसी शुरू हो गई। अरे देखो तो, शहर की लड़की है, पता नहीं यहाँ के तौर तरीके निभा पाएगी भी या नहीं। शहर वाली हैं भाई, इनकी बातें अलग, इनके काम अलग। देखते हैं कैसे चलता है आगे। सास कमला देवी वैसे तो दिल की बुरी नहीं थी, पर परंपराओं को लेकर बहुत सख्त थीं। उन्होंने इशिता को पहले ही दिन से गौर से परखना शुरू कर दिया। शुरुआत के दिन ठीक ठाक गुजरे। इशिता ने घर के काम सीखने की पूरी कोशिश की। सुबह जल्दी उठती, रसोई में हाथ बटाती, सास का आदर करती। कमला देवी को भी लगने लगा था कि शायद उनकी सोच गलत थी कि शहर की लड़कियां घर नहीं संभाल सकती। लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल गया। रात के करीब 11 बजे थे। कमला देवी पानी पीने के लिए उठी तो देखा इशिता के कमरे का दरवाजा खुला था और बिस्तर खाली। वो चौंक गई। पूरे घर में देखा, इशिता कहीं नहीं थी, न रसोई में, न आंगन में, न छत पर। तभी उन्हें दूर से गांव के बाहर वाली पगडंडी पर एक हल्की सी परछाई नजर आई, तेजी से जंगल की तरफ जाती हुई। वो परछाई इशिता की थी। अगली सुबह इशिता हमेशा की तरह सामान्य दिखी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन कमला देवी की नजरें अब उसका पीछा करने लगी थीं। उन्होंने गौर किया, इशिता के पैरों में हल्की मिट्टी लगी थी, दुपट्टे के किनारे पर कीचड़ के निशान और आंखों के नीचे थकान के काले घेरे। बहू, रात को ठीक से सोई नहीं क्या? आंखें बहुत थकी थकी लग रही हैं। जी माँ जी, बस नींद ठीक से नहीं आई। कमला देवी को जवाब पर यकीन नहीं हुआ, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिलहाल यही सिलसिला अगले कई दिनों तक चलता रहा। हर रात 11 बजे के आसपास इशिता चुपचाप घर से निकल जाती और 2-3 घंटे बाद लौट आती। कमला देवी ने एक रात हिम्मत करके उसका पीछा भी किया, पर अंधेरे और घने जंगल में वो ज्यादा दूर तक साथ नहीं जा पाई। बस इतना देख पाई कि इशिता उसी पुरानी वीरान हवेली की तरफ जा रही थी जिसे गांव वाले भूत ही हवेली कहते थे। उस हवेली की एक पुरानी कहानी थी। बरसों पहले वहां एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी, जिसे गांव वालों ने अपशकुनी कहकर बहिष्कृत कर दिया था। कहा जाता था कि वो किसी काले जादू में लिप्त थी और एक रात अचानक गायब हो गई, फिर कभी नहीं मिली। तब से कोई उस हवेली की तरफ रुख नहीं करता था। लोग कहते थे रात में वहां अजीब सी परछाइयां घूमती हैं, कभी कभी धीमी सी सिसकियां सुनाई देती हैं। और अब उसी हवेली में हर रात घर की बहू जा रही थी। कमला देवी अब पूरी तरह डर चुकी थी। उन्होंने सोचा, कहीं इशिता उस बूढ़ी औरत की आत्मा से जुड़ी तो नहीं, कहीं वो खुद कोई तांत्रिक क्रिया तो नहीं कर रही। उन्होंने ये बात रामलाल को बताई। सुनिए जी, मुझे डर लग रहा है। बहू रोज रात को उस हवेली में जाती है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा? शांत रहो कमला, पहले पूरी बात पता करते हैं। बिना सोचे समझे कुछ नहीं कहना। पर गांव में बात फैलने में देर नहीं लगती। जल्द ही पूरे देवगढ़ में चर्चा होने लगी। शहर की बहू हवेली में जाकर तंत्र मंत्र करती है। उसी हफ्ते अर्जुन शहर से गांव लौटा। घर पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि माहौल कुछ ठीक नहीं है। माँ, क्या हुआ है? घर में इतनी खामोशी क्यों है?
कमला देवी ने रोते हुए सारी बात बताई। रात को निकलना, हवेली जाना, गांव में फैलती अफवाहें। अर्जुन के मन में एक अजीब सी हलचल मच गई। एक तरफ इशिता के लिए उसका प्यार और भरोसा था, दूसरी तरफ माँ की बातें और गांव की अफवाहें उसे भीतर तक हिला रही थीं। इशिता ऐसा कुछ क्यों करेगी? पर माँ झूठ भी तो नहीं बोलेंगी। आखिर सच क्या है? अर्जुन ने तय किया, वो खुद इशिता से सीधे बात करेगा। इशिता, मुझे सच बताओ, तुम रोज रात को कहाँ जाती हो? पूरा गांव बातें बना रहा है, माँ डरी हुई है। मुझे जानना है, सच क्या है? अर्जुन, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। मैं वादा करती हूँ जल्द ही सब कुछ साफ हो जाएगा। बस अभी मुझ पर भरोसा रखो। अर्जुन को ये जवाब संतोषजनक नहीं लगा। भरोसा और शक की रस्साकशी उसके दिल में और तेज हो गई। कुछ ही दिनों में बात इतनी बढ़ गई कि गांव के कुछ बुजुर्गों ने पंचायत बुला ली। रामलाल के परिवार को बुलाया गया। रामलाल जी, हम सब ने सुना है कि आपकी बहू रोज रात को उस हवेली में जाती है। ये गांव की परंपराओं और सुरक्षा दोनों के खिलाफ है। अगर सच में कुछ गलत हो रहा है तो इसका फैसला आज ही होना चाहिए। पूरा गांव जमा हो गया था। कमला देवी की आंखों में डर था, रामलाल का सिर झुका हुआ था और अर्जुन खामोश खड़ा था, उलझन में डूबा हुआ। बहू, आज सबके सामने सच बताओ, वरना गांव की परंपरा के अनुसार फैसला लेना पड़ेगा। पूरी भीड़ में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें इशिता पर टिकी थी। इशिता कुछ पल चुप रही, फिर उसने गहरी सांस ली और शांत पर मजबूत आवाज में कहा, मैं आज रात आप सबको वहां ले चलूंगी। जो सच है वो अपनी आंखों से देख लीजिए। बस मुझ पर इतना भरोसा कीजिए कि जो भी दिखे उसे बिना समझे तुरंत फैसला मत सुनाइए। गांव वाले हैरान रह गए। किसी ने ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। रात के 11 बजे पूरा गांव, कमला देवी, रामलाल, अर्जुन, मुखिया और कुछ और लोग इशिता के पीछे पीछे उस पगडंडी पर चल पड़े जो जंगल और हवेली की तरफ जाती थी। घना अंधेरा, हवा में सरसराहट और दूर से आती हवेली की धुंधली आकृति। माहौल बेहद डरावना था। कुछ लोगों के हाथ कांप रहे थे, कुछ मन ही मन मंत्र बुदबुदा रहे थे। जैसे जैसे वो हवेली के पास पहुंचे, अंदर से एक हल्की सी रोशनी झिलमिलाती नजर आई और साथ में एक धीमी दर्द भरी आवाज। इशिता ने धीरे से हवेली का पुराना चरमराता दरवाजा खोला। सबकी धड़कनें तेज हो गईं। अंदर का नजारा देखकर सब ठिठक गए। वहां कोई भूत नहीं था, कोई तांत्रिक क्रिया नहीं थी। एक कोने में धुंधले दिए की रोशनी में एक बहुत बूढ़ी कमजोर औरत लेटी हुई थी, वही जिसे बरसों पहले गांव ने अपशकुनी कहकर निकाल दिया था। और इशिता हर रात उसी बूढ़ी माँ के पास आकर उसे खाना खिलाती, दवा देती, उसके जख्मों पर मरहम लगाती और उसके साथ बैठकर बातें करती थी। कमला देवी की आंखों से आंसू बह निकले। रामलाल स्तब्ध खड़े थे। अर्जुन का गला भर आया। इशिता, ये सब क्या है? तुमने हमें बताया क्यों नहीं? जब मैं यहाँ पहली बार आई थी तो एक शाम जंगल के रास्ते भटक गई थी। तभी मुझे इस हवेली से एक कराहने की आवाज सुनाई दी। अंदर आई तो देखा ये माँ अकेली, बीमार, बिना खाने पानी के कई दिनों से यहाँ पड़ी थी। किसी को इनकी परवाह नहीं थी क्योंकि गांव ने इन्हें बरसों पहले अपशकुनी कहकर निकाल दिया था। मुझे अपनी दादी याद आ गई जो आखिरी दिनों में बिल्कुल अकेली थी। मैंने उसी दिन तय किया मैं रोज रात को यहाँ आऊंगी, इनकी देखभाल करूंगी। पर मैंने ये बात किसी को नहीं बताई।
क्योंकि मुझे डर था कि अगर गांव वालों को पता चला तो वो मुझे भी रोक देंगे या इस माँ को गांव से और दूर कर देंगे। पूरी भीड़ में सन्नाटा छा गया। जिन लोगों ने कल तक इशिता पर शक किया था, आज उनकी आंखें झुकी हुई थीं। हमने बरसों पहले एक बेसहारा औरत को सिर्फ अंधविश्वास की वजह से गांव से बाहर कर दिया, और आज एक शहर से आई बहू ने हमें इंसानियत सिखाई। हमें माफ कर दो बहू। बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझ पर शक किया, तेरे पीछे जासूसी की, और तू यहाँ चुपचाप इतना बड़ा पुण्य कर रही थी। माँ जी, आपने जो भी किया अपने डर की वजह से किया। गलती किसी की भी हो सकती है। जरूरी ये है कि सच जानने के बाद दिल कैसे बदलता है। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। गांव वाले अब खुलकर उस बूढ़ी माँ की मदद के लिए आगे आने लगे। कमला देवी खुद हर सुबह उनके लिए खाना बनाकर भेजती। अर्जुन ने हवेली की मरम्मत करवाई ताकि वो टूटी फूटी जगह अब सुरक्षित रहने लायक बन सके। और इशिता, जिसे कुछ दिन पहले तक शक की नजर से देखा जाता था, अब पूरे गांव के लिए सम्मान की मिसाल बन चुकी थी। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, और जो सच होता है वो अक्सर दिखता नहीं। किसी की खामोशी या रहस्य को शक की नजर से देखने से पहले थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि कई बार सबसे बड़ा डर भी असल में सबसे बड़ी नेकी की परछाई होता है, और अंधविश्वास में बहकर किसी बेसहारा को ठुकराना सबसे बड़ा पाप है, जबकि उसकी सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य।